हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का। जो हमारे पास क्लास नाइन्थ है उसके साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है हमारे पास द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारी बुक का। तो अब इसे हम करेंगे। अब ये हमारे नए सेशन का है। इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं जो न्यू सेशन का और जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग हम पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, समझेंगे इसमें। ठीक है, नोट्स के साथ। और फिर इसमें पीडीएफ नोट भी मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो और नोट करने के लिए या अपने फ़ोन में सेव करके रख लेना। ठीक, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे अब चैप्टर को। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या आता है, जो हमारा चैप्टर चैप्टर नंबर 5 है ये। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक है, ये चैप्टर नंबर 5 है। हमारा चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ की जो एक फंडामेंटल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सेल। ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उसको क्या बोलते हैं हम, सेल। जो लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सेल के बारे में हम जानेंगे। सेल में आखिरकार सेल की जितने भी बेसिक पॉइंट्स है ना, सेल का बेसिक क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे हम इसमें। अब देखो, सेल की स्टडी को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। जो सेल की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और ये इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइफ की एक बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल। देखो, सेल का कोई स्ट्रक्चर होता है एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है ये लाइफ की एक स्ट्रक्चरल, मतलब उसका कोई स्ट्रक्चर है, और एक फंक्शनल, जो हर सेल का अपना कोई फंक्शन होता है। ठीक है, सेल का कोई ना कोई फंक्शन होता है, वो काम करती है अपना। तो ये वो लाइफ लाइफ की बेसिक यूनिट है। ठीक है, अब फर्स्टली जो सेल की डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, पर कौन सी सेल की थी, डेड सेल की। कहाँ पे की थी, जो कोर्क होता है ना, कोर्क में की थी। जो जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ट्री होते हैं, उनमें से जो उसका रूखा रूखा पार्ट होता है ना बाहर, जो बक्कल टाइप का होता है, उसमें से ही वहां से डेड सेल की खोज की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, फिर जो हमारे पास देखो 1665 में कब की थी, और वो 1665 में की थी डेड सेल की। कहाँ, किसके किस में देखी गई थी, और कॉर्क में देखी गई थी। ठीक है, और फर्स्ट फ्री लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एवी लुएन हुक। जो पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, एवी लुएन हुक ने की थी। और कब की थी, 1674 में की थी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर पूछा जाए सबसे पहले सेल की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। पर उन्होंने कौन सी सेल की खोज की है, डेड सेल की। और तुमसे पूछा जाए लिविंग सेल की पहले किसने खोज की है, वो की है एवी लुएनविक ने। और कब की है, 1674 में की है। ठीक है, अब सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या, प्रोटोप्लाज्म का मतलब है उसके अंदर जो होते हैं बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे कि वाटर, आयंस, प्रोटीन, फैट एटसेट्रा, ये वाली सारी चीजें होती हैं। अब देखो, इसमें नोट एक करने वाली चीजें हैं कि बिफोर सेल डिवीजन न्यूक्लियस डिवाइड। अब सेल डिवाइड हो, देखो जैसे मान लो सेल है, सेल ये डिवाइड हो रही है, ऐसे डिवाइड हो रही है मान लो। तो इससे पहले इसका न्यूक्लियस क्या होगा, अंदर ही क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें ये समझना था सेल के बारे में ऑल अबाउट है कि सेल का बेसिक क्या है, सेल की खोज किसने की है, और फर्स्ट डेड सेल की खोज किसने की, फर्स्ट लिविंग सेल की खोज किसने की है, और सेल की स्टडी को क्या कहते हैं। सेल एक बेसिक यूनिट है फंडामेंटल लाइफ की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें थी। चलो आगे चलते हैं। फिर आता है हमारे पास, अब देखो जैसे मान लो ये हमारे पास हमने एक डायग्राम ले लिया, सेल का डायग्राम है। सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। देखो, ठीक है, ये क्या है सारा, ये न्यूक्लियस है। ठीक, अब हमारे पास जो अब जो भारी लिक्विड होता है, सेल का जो भारी लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म, जिसे कहते हैं सेल फ्लूइड। ठीक है, साइटो का मतलब होता है सेल, और प्लाज्मा का मतलब होता है फ्लूइड। ठीक, अब इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या है, इट प्रोवाइड द डायरेक्शन टू डू फंक्शन। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस का काम क्या करता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का काम ये है, जो सेल को जो काम करना है उसको वो डायरेक्ट करता है कि तुम्हें कौन सा काम करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो सेल ऑर्गन, जो सेल के अंदर काम करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, उसको कौन डायरेक्ट करता है, न्यूक्लियस करता है। तो इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं सेल का जो है एक तरीके से मैनेजर है। अब देखो, जो न्यूक्लियस होता है हमारे पास, न्यूक्लियस के पास दे हैव क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियस के पास एक क्रोमेटिन मटेरियल होता है। अब क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, जिसमें जब भी सेल डिवाइड हो रही होती है ना, सेल डिवाइड हो रही होती है, तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो किस में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम्स में चेंज होता है। अब जो क्रोमोसोम्स में देखो क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं, जो ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना हमारे पास न्यूक्लियस के पास, वही चेंज होता है क्रोमोसोम्स में। ठीक है, पर होता कब है, जब वो सेल डिवाइड हो रही हो। ठीक, और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, और जिसे कि हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन सेम बात है। फिर आता है हमारे पास देखो क्रोमोसोम्स। अब देखो क्रोमोसोम्स वहाँ पे बने हैं। क्रोमोसोम्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वाला होता है। देखो ये जो है, ये क्रोमोसोम्स का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस टाइप का होता है हमारे पास। अब देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इस टाइप के हैं। अब क्रोमोसोम्स के अंदर ही हमारे पास क्या होता है, डीएनए होता है। जो डीएनए है, डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, ये डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब डीएनए की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये ओ आएगा यहाँ पे, किसी बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है। और डीएनए ही हम डीएनए को क्या बोलते हैं, जेन्स बोलते हैं। जो होता है ना कि पेरेंट्स से मिलने वाली जो जेन्स मिलते हैं, पेरेंट्स से हमारे पास जो हेरिडिटी होती है वो किसके थ्रू होती है, वो इसी के थ्रू होती है। जो उनकी कुछ बेसिक चीजें होती हैं जैसे हाइट हो गई, हेयर हो गए, आइज का कलर हो गया, ये कहाँ से, ये क्या किस पर डिपेंड करता है, पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। जैसे पेरेंट्स की होती है उसके थोड़ी रिलेटिवली उनके ऑफस्प्रिंग की भी होती है, न्यू बेबी बॉर्न जो होता है। ठीक है। तो जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है वो हमारा ये वाला है। ठीक। अब अभी हमने पीछे भी देखा था नोट में, ऑल सेल अराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहने का मतलब ये है जो भी न्यू सेल बनती है, जितनी भी न्यू सेल बनती है वो कैसे बनती है, वो हमारी ओल्ड ओल्ड सेल से ही बनती है। पुरानी सेल से ही क्या होता है, नई सेल का निर्माण होता है। ठीक है। कैसे, जो सेल होती है सबसे पहले उसका न्यूक्लियस आपस में डिवाइड हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे करके सेल भी आपस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जिससे कि नई सेल बन जाती है। अब देखो हमारे पास जो सेल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, इट इज गिवन बाय टू बायोलॉजिस्ट। ये दो बायोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई थी, जिनके नाम है हमारे पास कैलेडन और सिचवान। अब कब दी गई थी ये सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी गई थी 1838 में। देखो ये इसके नाम पढ़ने के तरीके ऐसे, क्योंकि नाम थोड़ा इनका अजीब सा है। ठीक है। तो इनको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, बस नाम याद रखना है और सन याद रखना है कब हमारे पास सेल थ्योरी दी गई थी। ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास इस चैप्टर में टाइप ऑफ सेल, जो कि इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ सेल ये बस हमें ध्यान रखना है, हमारे पास टाइप ऑफ सेल कितने टाइप की सेल होती है जो हमें हमारे सिलेबस में पढ़नी है। सबसे पहले होती है हमारी बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया सेल का डायग्राम हमने यहाँ पे दिखा रखा है। इस टाइप की होती है बैक्टीरिया सेल, जो कि यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर मतलब एक टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स नहीं होती। ठीक है। फिर होता है हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या होता है, वो भी यूनिसेलुलर होता है। देखो वो उसका कुछ कुछ डायग्राम ऐसा होता है, यहाँ पे डायग्राम है नहीं उसका, कुछ कुछ डायग्राम ऐसा होता है उसका, ये हो गया, ऐसा डायग्राम होता है इसका ब्लू ग्रीन एल्गी का। फिर होता है हमारे पास पैरामेशियम। पैरामेशियम भी एक टाइप ऑफ सेल है, जो भी वो भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होती है। इसका डायग्राम ऐसा, ये कई बार देखा होगा तुमने छोटी क्लास में भी। ठीक है। ये बनाने के लिए कोई सा भी नहीं आएगा इनमें से, बस हमें नाम याद रखने के कौन से टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है। फिर होती है हमारे पास मसल सेल। अब देखो मसल सेल हमारे पास डिफरेंट टाइप की होती है, इसके टाइप तुम्हें अभी नहीं पढ़ने, वो तुम्हें पढ़ने हैं 10th क्लास में। बस ये ध्यान रखना, मसल की जो सेल होती है वो अलग होती है। ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास नर्व सेल। ये तो इंपॉर्टेंट है, इसका तो डायग्राम भी कई बार आ चुका है। ठीक है। तो ये नर्व सेल का डायग्राम हमें ध्यान रखना है। ठीक। फिर आती है हमारे पास अमीबा। ये भी क्या होती है हमारे पास, यूनिसेलुलर सेल होती है। अमीबा का डायग्राम भी पहले कितनी बार देखा होगा, क्लास में देखा होगा। ये अमीबा का डायग्राम है। तो हमारे पास कितने टाइप की सेल हमने इसमें देखी है, 1 2 3 4 5 6। तो हमने जो है इस चैप्टर में 6 टाइप ऑफ सेल को देखा गया है कि कितने टाइप की सेल होती है, हमारे पास 6 टाइप की सेल होती हैं। ठीक है। इसमें हमें टाइप ऑफ सेल ही पढ़ना था, इनके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जाना। अब देखो, अब कुछ सेल जो है ना वो हमारे पास उसकी क्लासिफाइड ऐसे भी किया गया है। एक को हमने बोला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी को बोला है हमने यूकैरियोटिक सेल। अब ये डिफरेंस में इसलिए बताया ताकि तुम पेपर में भी इजीली अगर डिफरेंस आता है तो तुम इसे इजीली कर पाओ। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना वो वेरी स्मॉल इन साइज, वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है साइज में, वन वन से लेके 10.6 माइक्रोमीटर तक होती है। और जो हमारे पास जो होती है यूकैरियोटिक सेल की होती है फेयरली लार्ज। अब देखो प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में ये इससे क्या होती है, बड़ी होती है। अब वो बड़ी कैसे होती है, ये 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है, सेकंड पॉइंट पे अगर हम आए, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास न्यूक्लियर रीजन होता है, और न्यूक्लियर रीजन को उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब तो इसमें हमें क्या याद रखना, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, और इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक होती है वो ऑलवेज हमेशा ही यूनिसेलुलर टाइप की सेल होगी। ठीक है। और जो यूकैरियोटिक होगी वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। मल्टीसेलुलर मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर कोई सेल बनी हो। ठीक है। या वो बना हो, ऑर्गेनिज्म बना हो। अब फिर हमारे पास क्या होती है, जो प्रोकैरियोटिक है वो सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अंदर यूनिसेलुलर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जो यूकैरियोटिक है उसमें मोर देन वन क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि एक्स वाई हो गया, एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो ये हो गए, ऐसे होता है। पर इसमें क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें सेल डिवीजन बाय फीजन होता है और बडिंग होता है। अब देखो फीजन और बडिंग हमने 8th क्लास में ही पढ़ा था कि जैसे मान लो फीजन क्या होता है, कोई भी एक चीज है अगर वो ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा में डिवाइड हो जाए उसे क्या बोल देते हैं, फीजन बोल देते हैं। ठीक है। और अगर बडिंग का देखा जाए, बडिंग में हमारे पास बडिंग का एग्जांपल था हमारे पास, जैसे मान लो हाइड्रा है हमारे पास, उसका थोड़ा छोटा सा बर्ड निकला होता है। अब वो बर्ड निकल के क्या होता है, साइड में गिर जाता है और वहां पे ही अपना क्या ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ये बडिंग होता है। तो इन दो प्रोसेस के थ्रू इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है। और जो यूकैरियोटिक है उसमें सेल डिवीजन किसके द्वारा होता है, मिटोसिस और मियोसिस। अब मिटोसिस और मियोसिस क्या होता है अभी आगे हमने इसके बारे में लिखा हुआ है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है। अब टिपिकली अगर हम देखा जाए तो जो सेल साइज है, सेल साइज जो है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेंज जो होती है उसकी 2 से 120 माइक्रोन तक होती है। ठीक है।
ये हम अब हमारे पास नोट करने वाली चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछी जाती है। द लार्जेस्ट सेल इज ओस्ट्रिच एग, यानी का मतलब है जो सबसे बड़ी सेल है वो कौन सी, ओस्ट्रिच एग है, मतलब शुतुरमुर्ग का एग जो होता है उसकी है, ठीक है। और अगर लॉन्गेस्ट पूछी जाए तो वो कौन सी सेल है हमारी, नर्व सेल है, वो अप टू 1 माइक्रोन तक होती है। द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्म, सबसे छोटी सेल का नाम क्या है, माइकोप्लाज्म, ठीक है। ये तीनों पॉइंट जो है याद रखने वाले हैं क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक। तो हम पढ़ेंगे सेल कंपोनेंट्स। सेल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अब देखो सेल के अंदर जितने भी उसके पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, सेल कंपोनेंट। देखो जैसे मान लो हमारे पास सेल है, ये मान लिया ये हमने एक इमेजिन स्ट्रक्चर बना लिया, सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके साइड में ना यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, उनको भी सेल कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जोन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म या फिर प्लाज्मा। अब देखो सेल के अंदर अगर हम सेल के बेसिक कंपोनेंट की बात करें तो बेसिक कंपोनेंट तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा है, जो ये वाली बाउंड्री है इसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। सेंटर में जो प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियस बोल देते हैं, और जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। अब इनके अलावा जो चीजें प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। और हर एक सेल ऑर्गेनल्स का अपना अपना एक फंक्शन होता है जो अलग अलग करना होता है उन्हें सबको, ठीक है। तो अब इसे हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा। तो इन इस वाली लिमिटिंग बाउंड्री को ही क्या हम बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं ये है क्या चीज। अब देखो जो इट इज सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, ये सिलेक्टिवली परमेबल है इन नेचर, कहने का मतलब ये है ये हर चीज को एंटर, सेल के अंदर एंटर करने को अलाउ नहीं करती और हर एक चीज को सेल से बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करती। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि कुछ जो सेलेक्टिव चीजें ही हैं, थिंग्स हैं, जिसको ये अलाउ करती है अपने से पास होने के लिए, इस बाउंड्री से पास होने के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या आता है, सेकंड पॉइंट ये है इट इज द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट, ये सेपरेट लिखा हुआ है, सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अब देखो जरूर एक ही सेल थोड़ी ना होते, उसके साथ में दूसरी सेल्स भी होती हैं। इन दोनों सेल को जो सेपरेट करके रखता है वो कौन है, वो यही वाली बाउंड्री है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्रेजेंट इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल। जो जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल में भी प्रेजेंट होती है, कहने का मतलब एनिमल सेल और जो प्लांट सेल होती है दोनों में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। और फोर्थ पॉइंट है हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल ऑफ एनिमल। ये एनिमल सेल में अगर बात करी जाए तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, मतलब इसके बाद बाहर कोई और लेयर नहीं है, ये सबसे बाहर वाली लेयर है सेल की, ठीक है। पर अगर प्लांट सेल में बात करी जाए ये सेकेंड लेयर है, कहने का मतलब इसके बाहर उसके पास एक और लेयर होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल, जिसे बोलते हैं हम सेल वॉल। सेल वॉल के जस्ट नीचे जो होगी सेल, जैसे मान लो ये हमारे पास सेल वॉल है, इसके जस्ट नीचे जो लेयर होगी उसी को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। पर ये प्लांट वाले केस में, एनिमल वाले केस में ये आउटर बाउंड्री है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास, इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन एंड लिपिड्स। देखो ये किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से, प्रोटीन से और लिपिड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब आता है इसका फंक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है, वो तो हमने सारी चीजें देख ली हैं, ठीक है। पर अब इसका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या करती है, इसका काम क्या है। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, कहने का मतलब ये है जो भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाते हैं और सेल से बाहर जाते हैं उन चीज को कंट्रोल करती है, उस वाले फंक्शन को परफॉर्म करती है ये, ठीक है। इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ सेल, कहने का मतलब ये है सेल के अंदर लिक्विड कितना और सेल के बाहर लिक्विड कितना, सेल के अंदर वाले लिक्विड की जो कंपोजिशन है, ठीक है, बैलेंस करके रखती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कम कर दे या बिल्कुल ही ज्यादा कर दे, उन चीज को क्या करती है, बैलेंस करके रखती है, ठीक है। वो कैसे करती है वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। अब देखो वो होता कैसे है, जो ये मेंटेन करके रखती है वो कैसे मेंटेन करती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो
अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहने का मतलब जो सेल थी हमारे पास, जो हमारे पास सेल है, जो हमारे पास सेल है, इस वाले सेल के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, अंदर जाना या बाहर आना, वो कैसे होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास दो टाइप से होता है, एक तो होता है हमारा डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से, एक होता है हमारा ओस्मोसिस वाले प्रोसेस से। अब देखो डिफ्यूजन होता क्या है। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास दो तरीके से होता है, एक तो डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से होता है, एक होता है ओस्मोसिस वाले प्रोसेस से। डिफ्यूजन का मतलब क्या है। डिफ्यूजन का मतलब ये है solvent and solute particles move to equalize concentration। कहने का मतलब ये है किसी भी जगह पे, किसी भी जगह पे, जैसे मान लो हमारे पास ये दो हमने पार्टीशन बनाए, यहाँ पे एक पार्टिकल जो है परफ्यूम के पार्टिकल मान लेते हैं, परफ्यूम के पार्टिकल बहुत ज्यादा है, यहाँ कम है, तो क्या होगा, ये जो ज्यादा पार्टिकल है ज्यादा वाली जगह से क्या होंगे, कम वाली जगह पे ट्रांसफर होंगे, ये धीरे धीरे यहाँ हो जाएंगे, और जब दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इसका एक लाइव एग्जांपल समझो, जैसे कि जब हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो थोड़ी देर तक उसकी रूम में स्मेल रहती है, थोड़ी देर बाद क्या होती है, वो गायब हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि अब उस रूम में उस परफ्यूम वाले पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी। अब उसे इक्वलाइज करने के लिए वो कंसंट्रेशन क्या जाती है, आउटसाइड जाती है, और जैसे इक्वल हो जाती है, मेंटेन हो जाती है, तो फिर वहां पे नॉर्मल हो जाती है। तो जब भी कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे ट्रेवल करती है, ट्रांसपोर्ट होती है, तो उस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। और अगर हम वही प्रोसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाने वाली चीजों को, अगर हम सिर्फ किस में देखा जाए, ओनली सोलवेंट, जिसमें सिर्फ सोलवेंट पार्टिकल मूव या फिर मूवमेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अगर जो हमारी ये वाली मेम्ब्रेन है, इसमें से हमारे पास जो सोलवेंट है, जो लिक्विड है, उसका जो मूवमेंट होता है हमारे पास इनसाइड और आउटसाइड, उस वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ओस्मोसिस कहा जाता है। तो सेल के अंदर जो लिक्विड है वो जब इनसाइड और आउटसाइड मूव करता है, उस वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ओस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है। और वो होता क्यों है, इक्वलाइज करने के लिए। अगर सेल के अंदर लिक्विड ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, उसे बाहर भेज देगा ताकि इक्वलाइज हो, बाहर ज्यादा हो गया तो अंदर कम है तो बाहर से वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, जिससे कि इक्वलाइज हो जाए। ठीक है। अब ओस्मोसिस भी हमारे पास क्या होता है, ओस्मोसिस आल्सो नोन एज डिफ्यूजन ऑफ सोलवेंट। अब देखो ओस्मोसिस को ही हम डिफ्यूजन ऑफ सोलवेंट बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें हमारे पास सोलवेंट और सोल्यूट दोनों पार्टिकल मूव होते हैं। ओस्मोसिस में सिर्फ सोलवेंट पार्टिकल, सोलवेंट जो ज्यादा मात्रा वाला पार्टिकल होता है। ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर हमारे पास ऑर्गन है, उससे ज्यादा उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है। तो इसलिए इसका लिक्विड को हम सोलवेंट बोलते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास सोलवेंट क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, सोलवेंट के साथ डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जा रहा है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन पे ट्रेवल हो रहा है, अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उस वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, ओस्मोसिस। अब हमारे पास सेल के अंदर हमारे पास दो टाइप से ओस्मोसिस होता है, टू टाइप से। पहला होता है एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्या होता है, जब मूवमेंट इनटू, जब हमारे पास सेल के बाहर से लिक्विड सेल के अंदर जाता है, तो उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम एंडोओस्मोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोओस्मोसिस। और अगर सेल के अंदर से बाहर की तरफ आता है मॉलिक्यूल्स हमारे पास, तो उसे बोलते हैं हम एक्सोस्मोसिस। उसे क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस। सेल से बाहर आने वाले लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस हो रहा है। अगर सेल के अंदर जा रहा है तो उसे बोलते हैं हम एंडोस्मोसिस हो रहा है। ठीक है। तो ये दो टाइप के हमारे पास ओस्मोसिस होते हैं। अब आता है हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सेल। कहने का मतलब ये है, जो सॉल्यूशन है हमारे पास सेल और सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है, अब उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है और उसके कंसंट्रेशन से सेल पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, वो अब हम समझेंगे। ठीक है। अब देखो हमारे पास जो सेल में जो सॉल्यूशंस होते हैं, हमने तीन तीन पार्ट में उसे क्लासिफाइड किया हुआ है। ठीक है। एनसीईआरटी बुक में हमारे पास तीन पार्ट में क्लासिफाइड है। अब जो सॉल्यूशन है, एक होता है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब इन तीनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो कैसे समझेंगे हम। देखो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, उस वो क्या होता, उसे कब, किस सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक बोलते हैं, वो देखो, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। देखो कहने का मतलब ये है, अगर अगर हमारे पास जो है इक्वल है, देखो सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों इक्वल प्रोसेस है, हमारे पास इक्वलाइजेशन है सॉल्यूशन की।
कि भाई सेल के अंदर भी इक्वल H2O है और बाहर भी इक्वल H2O है, तो उस वाले सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, जब भी हमारे पास सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर और सेल के बाहर बराबर हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सेल के अंदर और सेल के बाहर बराबर होने के लिए, बाहर बराबर होने के लिए जब भी दोनों चीज बराबर हो जाती है, सेल के अंदर और सेल के बाहर, तो इस वाले सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम हमारे पास ये वाला है। फिर आता है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड। जब हमारे पास सेल के अंदर से सेल के बाहर ज्यादा हो जाए, सेल के अंदर क्या हो जाए लेस और सेल के बाहर ज्यादा है, जब सेल के अंदर को जो हमारे पास सोलवेंट है या सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए और सेल के बाहर हो जाए ज्यादा, हायर हो जाए, तो ऐसे वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना है, जब भी सेल के अंदर कम होगी और सेल के बाहर ज्यादा होगी तो ऐसे वाले को हाइपरटोनिक, और सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों में इक्वल होगी तो क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। फिर आता है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर देन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब देखो, जब हमारे पास सेल के अंदर क्या होती है, ज्यादा हो जाए और सेल के बाहर क्या हो जाए, कम, सेल के अंदर ज्यादा और सेल के बाहर कम हो जाए, सेल के अंदर हायर सेल के बाहर लेस, तो ऐसे वाले केस में, ऐसे वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ये तीनों टाइप के हमें सॉल्यूशन ध्यान रखने हैं। अगर सेल के अंदर ज्यादा है और सेल के बाहर कम है तो हाइपोटोनिक, अगर सेल के अंदर कम है और सेल के बाहर ज्यादा है तो हमारे पास हाइपरटोनिक, अगर सेल के अंदर भी सेम है और सेल के बाहर भी सेम है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये होते हैं हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशन। अब देखो, सेल के अगर अंदर हमारे पास कम होते हैं ना तो उसकी जो अंदर सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सेल्स होती हैं हमारे पास, ब्लड सेल जो होती हैं वो ऐसे सिकुड़ जाती हैं, और अगर सेल के अंदर वो बाहर इक्वल होती है तो देखो नॉर्मल शेप में होती है हमारे पास, और अगर सेल के अंदर ज्यादा लिक्विड हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती हैं। तो ऐसे वाले केस में देखो नोट करके लिखा हुआ है हमारे पास, ड्यू टू एक्सेसिव एंडोऑस्मोसिस सेल वॉल स्वेलअप एंड मे ब्रस्ट। कहने का मतलब जब ज्यादा पानी अंदर हो जाता है ना तो क्या होता है, उससे सेल या तो सूज जाती है या फिर फट जाती है। ठीक है, जो सेल्स होती है अंदर की हमारे पास, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये नोट वाली चीजें कई बार पूछ ली जाती है तो इसे नोट करके रखना है। ठीक, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गए। अब चलते हैं हम आगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल वॉल। क्या आता है भाई, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल वॉल। अब सेल वॉल है क्या, सेल वॉल हमारे पास, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जो हमारे पास जो एनिमल सेल होती है, हमारे पास एनिमल सेल में तो हमारे पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर बाउंड्री होती है। पर प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और बाउंड्री होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट एंड सेल ऑफ फंगी। कहने का मतलब जो प्लांट की सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको सेल वॉल कहा जाता है, और जो फंगी होती है उसकी भी आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। ये एनिमल में नहीं होती, एनिमल में एब्सेंट होती है। ठीक है, इट इज रिजिड, कहने का मतलब ये कठोर होती है। ठीक है, कैसी होती है, कठोर। जो देखा नहीं, जो एक डेड सेल होती है प्लांट की, जो बाहर छिक्कल सा होता है, कहने का मतलब जो प्लांट होता है उसका जो बाहर खुर्दा खुर्दा पार्ट होता है वो कैसा, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग होती है, थिक होती है, पोरस होती है, कहने का मतलब जो इसके अंदर क्या होते हैं, छेद छेद होते हैं, एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, ये डेड सेल होती है। ठीक है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। फिर हमारे पास इट इन प्लांट मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये जो प्लांट में जो सेल बोले बनती किस वाले मटेरियल से, वो सेलुलोज से बनती है। ठीक है, इन फंगी मेड अप ऑफ चिटिन, और जो फंगी है उसमें किससे बनती है, चिटिन मटेरियल से बनती है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सेल वॉल, ये बहुत ईजी है। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल का फंक्शन है हमारे पास, इट प्रोवाइड शेप, स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। ये जो सेल है, जो प्लांट सेल है और जो फंगी सेल है, उसको क्या करती है, एक तो शेप प्रोवाइड कराती है, स्ट्रक्चर उसका मेंटेन रखती है, सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन करती है। कैसे करती है, देखो हमारे पास क्या होता है, अब प्लांट में क्या होता है कि जैसे मान लो प्लांट है, उसका ये बाहर हार्ड हार्ड वाला पार्ट है, जैसे मान लिया प्लांट है हमारे पास। ठीक है, इसके बाहर वाला हार्ड पार्ट कोई तो हम बोलते हैं सेल वॉल है इसकी है। तो अब जो ये क्या होगा, बहुत सारी मैकेनिकल इंजरीज से भी बचाएगी।
ठीक है, मैकेनिकल मतलब जो इसमें कोई चोट वोट न लगे। देखो अब प्लांट में अगर हम कोई भी क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो वो उसमें इफेक्ट करती है, उनकी बॉडी को वो इफेक्ट करती है, उस चीज से बचाती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है उसे। ठीक है, और बहुत सारी इन्फेक्शन से भी बचाती है। ठीक है, जो कीड़े वगैरह से लगने से जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, उनसे भी बचाती है। अब देखो सेल वॉल है क्या, इसका एक स्ट्रक्चर दे रखा है जो हमारे पास ये सिंपल है। एक हमारे पास इनमें जो लेयर होती है इसे मिडल लेमा बोलते हैं, प्राइमरी लेमा हो गई, फिर हो गई सिंपल पिट हो गई जो अंदर इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल देती है, जो इसकी आउटर बाउंड्री है इसी को क्या बोलते हैं हम, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक, और जो सबसे अंदर होती है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो हमारे पास जो एक होती है प्राइमरी वॉल, ये रही बाहर वाली, एक होती है सेकेंडरी वॉल, ठीक है, ये हमारे पास हो गई, एक होती है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे इनर वाली है, फिर उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये वाली सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो ये थी हमारे पास सेल वॉल और सेल वॉल के फंक्शन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डायग्राम नहीं आता, बस इसे हमें समझना है। सेल के अंदर जो सेंटर में होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये बस इसमें इतना ही ध्यान रखना था। अब देखो, अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो नोट इसमें नोट करके लिखा है, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट डीएनए। जो क्रोमोसोम्स होते हैं और जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है या फिर क्रोमेटिन मटेरियल होता है, उसके कंसिस्ट करते हैं वो डीएनए। डीएनए होता है उनके अंदर, विच स्टोर, जो कि स्टोर करते हैं, ट्रांसमिट्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब जो हमारे पेरेंट्स से मिलने वाली इंफॉर्मेशन होती है उनको क्या करते हैं, वो कैरी करते हैं। अब जो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पेरेंट्स से हमारे जो गुण मिलते हैं हमें, वो किसके थ्रू मिलते हैं, वो डीएनए के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, और पेरेंट्स का और जो उनके जो क्या बोलते हैं बच्चे होते हैं, उनका डीएनए क्या होता है, सेम होता है। और देखो जैसे वो वो हम हाईलाइट कैसे होते हैं, जैसे मान लो पेरेंट्स है, पेरेंट्स की जितनी हाइट होती है अप्रोक्स उनके बच्चों की भी उनकी सेम हाइट होती है। कुछ हेयर कलर मैच कर जाते हैं, आई कलर मैच कर जाता है, स्किन कलर मैच कर जाता है। तो ये होता कैसे है, ये डीएनए की वजह से ही होता है, क्योंकि डीएनए क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब और जो इंफॉर्मेशन फॉर द सेल टू फंक्शन, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। अब ये स्टोर करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को, किस लिए करता है, ताकि वो सेल जो है वो फंक्शन कर सके, ग्रो हो सके और रिप्रोड्यूस कर सके, नई सेल बना सके। ठीक है, इसलिए वो सारी जो हमारे जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है वो कैरी करता है। ठीक है, पेरेंट से डॉटर सेल में, जैसे मान लो ये पेरेंट सेल है, ये हमारी डॉटर सेल है, तो यहाँ से डीएनए क्या होंगे, इसमें ट्रांसफर होंगे, और इस डीएनए के थ्रू क्या होगा, कुछ गुण जो है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है पेरेंट्स की, वो डॉटर सेल में क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक, अब वो पढ़ेंगे हम इसमें। अब देखो जो न्यूक्लियस है हमारे पास, इट रेगुलेट्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। ऑल है ये, जो सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक कहने का मतलब जितने भी वो फूड को इनटेक करता है, उसको डाइजेस्ट करने की एक्टिविटी कौन करता है, वो न्यूक्लियस करता है। ठीक है, उसको ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक, क्योंकि अब ज्यादा अमाउंट में भी वो फूड नहीं ले सकता ना, उसका फूड जो होता है हमारे केमिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, वो नहीं इनटेक कर सकता, तो इस चीज को रेगुलेट करके रखता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी। अब ये हेल्प करता है, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं उसको ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है, पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग में, यानी कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल में। ठीक है, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण होते हैं पेरेंट्स के, वो डॉटर में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का हमें फंक्शन याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर आता है हमारे पास सेल डिवीजन। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, जो सेल डिवीजन है, न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो। जो न्यू सेल जो है जब बनती है ऑर्गेनिज्म की, ऑर्डर टू ग्रो, जब वो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, इसलिए न्यू सेल क्या होती है, रिप्रोड्यूस होती है, बनती है, न्यू सेल बनती है हमारे पास, टू रिप्लेस ओल्ड। अब देखो, अब जैसे मान लो हमारी एक सेल है, वो काफी दिन से वर्क करती है, तो क्या हो गई, वो ओल्ड हो गई। अब उससे नई सेल बनेगी, एक यंग और न्यू सेल बनती है, जो कि उससे अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, और जो डेड और इंजर्ड सेल होती है वो क्या कर दी जाती है, टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। जो डेड और इंजर्ड सेल होती है एंड टू फॉर्म, अब देखो
क्या करते हैं, हमारे पास जो सेल डिवीजन होता है वो क्यों होता है, जो हमारी पुरानी सेलें हैं जो डेड हो गई हैं या जो इंजर्ड हो गई हैं, बेकार हो गई हैं, ठीक है, इम्बैलेंस हो गई हैं, उनको क्या करने के लिए, उनको हटाने के लिए नई सेल के बनती है, ठीक है, इसलिए सेल डिवीजन होता है। और रिप्रोडक्शन करने के लिए ही क्या होता है, सेल होता है, गैमेट्स को रिक्वायर्ड होती है रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए वो क्या करती है, पुरानी सेलों को रिप्लेस कर देते हैं, नई सेल बन जाती है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। अब पढ़ेंगे हम सेल डिवीजन के टाइप्स। अब देखो सेल डिवीजन के टाइप्स अभी हमने पीछे देखे थे, दो होते हैं, एक हमारे पास होता है मीटोसिस, एक होता है हमारे पास मियोसिस। द प्रोसेस, अब मीटोसिस होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ। अब इसमें मोस्ट ऑफ सेल जो है डिवाइड होती हैं ग्रो होने के लिए, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए। द डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इस मीटोसिस वाले प्रोसेस में जो डॉटर सेल होती है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, देखो ये पॉइंट याद रखने वाला है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज मदर, ठीक है। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म, ये हेल्प करती है ग्रोथ होने में और रिपेयर ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू होता है उसको रिपेयर होने में ऑफ ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो ये है हमारे पास, ये एक हमारे पास मदर सेल है, ये डिवाइड हुई है हमारे पास, पहले क्या हुआ उसके अंदर क्रोमोसोम्स हुए, क्रोमोसोम्स हमारे पास जो हमारी डॉटर सेल बनेगी, देखो धीरे धीरे ऐसे प्रोसेस होता जाएगा, पहले ये क्या होगा, ये यहाँ पे क्रोमोसोम्स डिवाइड हुए, न्यूक्लियस जो होता है हमारे पास, ऐसे धीरे धीरे होके हमारे पास देखो अब हमारे पास दो डॉटर सेल बनी है यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास न्यू दो डॉटर सेल बनी है। अब देखो इसमें क्रोमोसोम्स कितने थे, देखो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स था, इसमें भी क्या है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इसमें भी क्या है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो जो ये हमारे पास डॉटर सेल होती है, जो डॉटर सेल है और जो मदर सेल है, उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और डॉटर सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें क्या होते हैं, सेम होते हैं हमारे पास, ठीक। फिर आता है हमारे पास मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गन, ये स्पेसिफिक सेल होती है जो रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गन की होती है और टिश्यू डिवाइड टू फॉर्म जैमेट्स, इसमें क्या होता है, जैमेट्स फॉर्म होने के लिए डिवाइड होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे पास सेल डिवीजन होता है ये उसमें होता है वाला प्रोसेस, ठीक है, टू राइज ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग बनने के लिए, ठीक है, न्यू बेबी बॉर्न बनने के लिए, कहने का मतलब ये है। इसमें क्या होता है, द डॉटर सेल हैव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कहने का मतलब जितने मदर में होंगे ना उससे क्या होंगे, इसमें हाफ होंगे जो क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेरेंट सेल है। अब पेरेंट सेल से हमारे पास जो डॉटर सेल बनी है, जो डॉटर सेल बनी है उसमें देखो हमारे पास यहाँ पे कितने थे, दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पे क्या सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, हाफ है। वहाँ पे अगर देखो चलो इन्हें काउंट करते हैं, 1 2 3, ऐसे 3 काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या है 1 और 2 है। तो ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, उसमें हाफ हो जाते हैं। किस वाले प्रोसेस में, मियोसिस में, सिर्फ ये होता है किसमें, मियोसिस में। तो मियोसिस में क्या होता है, ये स्पेसिफिक सेल में होता है मियोसिस प्रोसेस, जो कि रिप्रोडक्शन ऑर्गन वाले और टिश्यू में होता है, जो डिवाइड होते हैं टू फॉर्म जैमेट्स, ठीक है। मियोसिस जब हमारे पास सेल डिवाइड होते हैं जैमेट्स फॉर्म होने के लिए, तो उस टाइम पे कौन सा प्रोसेस होता है, मियोसिस होता है। और जब फर्टिलाइज, और ये होता क्यों है, ये होता कब है, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, जब ऑफस्प्रिंग नया बन रहा होता है, हमारे पास नई डॉटर सेल बन रही होती है। और इसमें क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, मदर सेल से हाफ होते हैं। और अगर हम मीटोसिस में देखें, मीटोसिस में क्या होता है, ये मोस्टली क्या ग्रोथ होने के लिए, ठीक है, बॉडी या टिश्यू के ग्रोथ के लिए होती है। और इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जितने हमारी पेरेंट सेल में उतने हमारी डॉटर सेल में होते हैं। और ये होता, इसमें ये वाला सेल डिवीजन क्यों होता है, ये ग्रोथ के लिए होता है और सेल टिश्यू को रिपेयर करने के लिए होता है। तो ये हमारे पास सेल डिवीजन दो टाइप का हो गया, ठीक। फिर आता है हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स। अब आते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेल ऑर्गेनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम फंक्शन याद रखने हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहले हमारे पास जो आता है, हमारे पास आता है सबसे पहला सेल ऑर्गेनल, जिसका नाम है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखो इसमें एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, ये हमारे पास सेल का डायग्राम है, यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखो वो कहाँ है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यहाँ पे है, ये जो चीजें बनी हुई है क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने हुए हैं। इसका ये थोड़ा सा ऐसे शेप है, थोड़ी इमेज ब्लर है, ठीक है, पर हमें इनका काम और फंक्शन ध्यान रखना है। अब देखो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम मैन्युफैक्चरर भी बोलते हैं, कि ये बनाने का काम करता है। अब ये बनाता क्या है वो हम देखेंगे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, एक तरीके से चीजों को बनाने का काम करता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखना है, प्रोटीन कौन प्रोड्यूस करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फैट और लिपिड कौन प्रोड्यूस करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फैट और लिपिड्स को कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और प्रोटीन को कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है। क्या है, सेल ऑर्गेनल। जो हमारे पास सेल है, सेल के अंदर हमारे पास छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं ना, वही उनमें से ही एक है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है। अब देखो, सबसे पहला तो हमने देख लिया, ये मैन्युफैक्चर बनाता क्या, प्रोटीन और लिपिड्स बनाते हैं। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब फंक्शन क्या है, तो हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शन होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब है हमारे पास, इट हेल्प इन सेल फॉर्मेशन। ये सेल फॉर्मेशन में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, मतलब कि नई सेल बनने में मदद करता है। और दूसरा फंक्शन जो है हमारे पास इसमें, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड्स। जो एंजाइम्स और हॉर्मोन्स है प्रोड्यूस कराता है बाय प्रोटीन्स और लिपिड्स के थ्रू। ठीक है, और जो थर्ड एग्जांपल है, थर्ड फंक्शन है इसका जो हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हो गया लीवर। लीवर में ये क्या होता है, टू ये वैसे जो इसमें लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, डिटॉक्सिफाइड लिखा है, डिटॉक्सिफाइड, डिटॉक्सिफाइड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये वाला जो सेल ऑर्गेनल है, ये वर्टिब्रेट्स में जो, जैसे कि लीवर है, लीवर के अंदर क्या करता है, ये सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाइड करता है, डिटॉक्सिफाइड करने का काम करता है। ठीक है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसे डिटॉक्सिफाइड करता है, कहने का मतलब प्योर करता है उन्हें, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन इसके क्या थे, मेन फंक्शन थे। और लास्ट इसका जो फंक्शन है, फोर्थ जो फंक्शन है वो है ट्रांसफर प्रोटीन टू अदर प्लेस। कहने का मतलब है जो प्रोटीन ने बनाया है वो अपने अदर प्लेस में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, प्रोटीन्स को। और देखो, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन है, बाउंडेड जो होती हैं। देखो जैसे कितने सारे, ये ऐसे नहीं बन रहे, एक मेम्ब्रेन बनी हुई है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लार्ज नेटवर्क होता है इनका। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने क्या देखा, एक मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका काम क्या होता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन बनाता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट बनाता है और लिपिड बनाता है। इनके फंक्शन अभी हमने सारे देखे ही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल में हम। अब जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो हमारा क्या है, गोल्जी अपरेटस। अब देखो, गोल्जी जो अपरेटस है उस वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन होते हैं कि ये डिस्कवर किसने किया है। ये क्या है, गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया है इसका। ठीक है, तो गोल्जी अपरेटस जो हमारा सेल ऑर्गेनल है उसका डिस्कवर किसने किया है, कैमिलो गोल्जी ने। अब इसमें होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। मतलब ये कंसिस्ट करता है सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, इसमें भी मेम्ब्रेन होती है हमारे पास। और बाउंड वेसल अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। कहने का मतलब ये ऐसे होती हैं, ये थोड़ी थोड़ी ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे बाउंड होती है सेल के अंदर। देखो जैसे हमारे पास गोल्जी अपरेटस है, देखो ये रहा, ये वाला यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे था ना, इस वाली चीज को देखो, जो ये वाला है, इस वाले पार्ट को देखो, ऐसे ही बनी हुई है ना, ये है हमारा सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, गोल्जी अपरेटस का काम क्या है। देखो सबसे इसमें हमें सेल ऑर्गेनल के बस क्या क्या नाम क्या ध्यान रखना है, इसका थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर कैसा है, ये काम क्या करता है, और इसका फंक्शन क्या है मेन। ठीक है, या फिर ये प्रोड्यूस क्या करता है। अब देखो, पहला इसका जो फंक्शन है वो ट्रांसफर द सिंथेसाइज्ड मटेरियल टू वेरियस टारगेट्स। मतलब कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन और फैट बनाए हैं उनको क्या करता है, ट्रांसफर करता है, प्रोटीन और फैट को क्या करता है, ट्रांसफर करता है टारगेट, मतलब जहां पे उसे पहुंचाने हैं मेन टारगेट तक। ठीक है, दूसरा काम क्या है, कन्वर्ट सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर। जो सिंपल शुगर होती है उसको किस में चेंज करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर में करता है। ठीक है, और फॉर्मेशन नेक्स्ट है इसका, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। एक लाइसोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है,
की फॉर्मेशन में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। ये इसका मेन फंक्शन हो गया गोल्जी एपरेटस का। तो ये हमारा कौन सा ऑर्गेनल था, गोल्जी एपरेटस। अब आता है थर्ड सेल ऑर्गेनल पे। जो हमारा थर्ड सेल ऑर्गेनल है वो है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को देखो ये इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम्स को ही हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। लाइसोसोम क्वेश्चन आएगा सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, तो हमें बताना है लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, इट इज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। कहने का मतलब ये है सेल के अंदर जितनी भी वेस्ट चीजें होती है ना, उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, वो करता कैसे है, इट हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या करता है, फॉरेन मटेरियल को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है सेल के अंदर। ठीक है, तो इसका ये सेकंड फंक्शन था। और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा, मेम्ब्रेन बाउंडेड, और हुज सैक आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसका जो कि उसके अंदर का जो खाली स्पेस है वो किससे फिल होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल होता है। अब देखो लाइसोसोम्स हम यहाँ पे देखते हैं, देखो ये सर्कल सा जो दिख रहा है ये लाइसोसोम्स है। ठीक है, इसके अंदर जो खाली स्पेस होता है उसके अंदर क्या होता है, वो होता है क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, फॉरेन मटेरियल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक, अब इसका फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन इसमें ही मोस्टली आ जाते हैं, पर अब अलग से लिखना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है तो हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा। डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, ये लिखने का तरीका है इसलिए मैंने अलग से दिया हुआ है। डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, ये क्या करता है, फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करता है। देखो अभी हमने यहाँ पे ही पढ़ा था सेम पॉइंट कि ये डाइजेस्ट करता है फॉरेन मटेरियल को। अगर फंक्शन आता है तो इस तरीके से लिखना है, सिर्फ फंक्शन आते हैं तो इस तरीके से लिखना है। समझने के लिए हमने यहाँ पे समझ लिया लाइसोसोम्स होता क्या है। ठीक है, और दूसरा क्या करता है, डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल सेल। कहने का मतलब ये ओल्ड सेल जो हो गई हैं या एबनॉर्मल जो अपना फंक्शन सही से नहीं कर पा रही सेल, उनको क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड था सेल ऑर्गेनल। अब चलते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल में हम। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो है हमारा फोर्थ नंबर वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जो इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है जो ये दिखा रखा है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, ये याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। अब इसका पॉइंट्स क्या है, इट हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। इसके पास दो मेम्ब्रेन कवरिंग है, एक तो ये आउटर वाली और एक ये अंदर वाली। इसके पास दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है हमारे पास। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस वाइल इनर इज डीपली फोल्डेड। कहने का मतलब जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो उसकी बहुत छेद छेद वाली होती है, पोरस होती है, और जो अंदर वाली है वो डीपली फोल्डेड होती है, वो मुड़ी हुई होती है। ये वाली जो मेम्ब्रेन है हमारे पास, ये फोल्डेड है, देखो दिख रही है ना इसमें हमारे पास, ये इसकी आउटर वाली है और ये इनर वाली है। ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन है, ये बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है, इनर मेम्ब्रेन है ये हमारे पास। ठीक है, ये वाली नहीं इनर, ये पूरी इनर मेम्ब्रेन है ये वाला। ठीक, तो अब हमारे पास इसका फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, रिलीज करता है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। अब हमारे पास जो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो खाना डाइजेस्ट होके हमारे पास, हमारी सेल के पास सारा चीज पहुंच गया। अब उसमें से जो चीजें हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वो एक केमिकल फॉर्म में जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, जिससे क्या करता है, वो एनर्जी बनाता है हमारे शरीर की। और वो किस फॉर्म में बनाता है, इस फॉर्म में बनाता है। ठीक है, वो इस फॉर्म में हमारे पास एनर्जी बनाता है, किस फॉर्म में बनाता है, एटीपी की फॉर्म में हमारे पास। ये एनर्जी करेंसी है, इसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी है वो क्या होती है हमारे पास, एटीपी होती है। ठीक है, अब एटीपी, अब माइटोकॉन एनर्जी, अब देखो पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा गया है इसे, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। ठीक है, जो खाना खाया है उसके थ्रू हमारे पास क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, पर किस फॉर्म में बनाता है, एटीपी की फॉर्म में बनाता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद फिर हमारे पास आता है, जब इसने एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बना ली है, ठीक, अब इट हैव ओन डीएनए। इसके पास अपना डीएनए होता है। देखो कुछ सेल है जिनके पास अपना डीएनए, इसके पास अपना डीएनए होता है। देयरफॉर इट इज एबल टू एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। देखो इसके पास अपना डीएनए है तो इसलिए ये अपना खुद से प्रोटीन क्या कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, इसलिए ये अपना खुद से प्रोटीन बना सकता है। अब देखो, अब कई बार ऐसा होता है कि इसकी एटीपी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। एटीपी की फुल फॉर्म जो होती है ना, वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो याद रखना है नोट करके कि एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो हमारी क्या होती है, क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
ठीक है, चलो मैं लिख के बता देता हूँ इसकी एटीपी की फुल फॉर्म यहाँ पे साइड में। जो एटीपी की फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। लिख लेना इसे, याद रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कई बार ये कि एटीपी की फुल फॉर्म कैसे होती है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हमारी एनर्जी, जैसे मान लो हमारी एनर्जी बनी, हमने फूड खाया है, ठीक है, तो अब एनर्जी बनी हमारी, अब वो जब ऐसे हम कुछ काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं फिर, तो एनर्जी क्या होती है, वापस क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो उस टाइम पे ये एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है एडीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। उसमें ट्राई की जगह क्या आ जाता है, डाइफॉस्फेट आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसके फंक्शन याद रखने हैं, और ये होता क्या है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, सेल कहते हैं, ये भी ध्यान रखना हमें। फिर लास्ट आता है हमारे पास प्लास्टिड्स। लास्ट जो हमारे पास सेल ऑर्गेनेल है वो कौन सा है हमारे पास, प्लास्टिड। ठीक है, इसके बाद शायद वोक्यूल भी है, ये 5th नंबर वाला, हाँ प्लास्टिड, इसके बाद वोक्यूल भी है। अब देखो प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड जो है इट प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, ये सेल ऑर्गेनेल जो है, अब यहाँ तक हमारे जो चले थे, कौन से चले थे, जो एनिमल में भी थे और प्लांट में भी थे, और ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट पहला होता है, क्रोमोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट और फिर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब जो प्लांट है, प्लांट के अंदर हमारे पास जो ये प्लास्टिड है, उससे क्या पता चलता है, उससे क्या होता है, जो क्रोमोप्लास्ट है ना, जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर्ड मटेरियल है, जो कलर्ड वाला मटेरियल है। ल्यूकोप्लास्ट है वो भी कलर्ड मटेरियल है। ठीक है, ये कलरलेस है, ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस, ये कलरलेस मटेरियल होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो होता है हमारा क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की हेल्प से ही जो जो उनकी लीव्स वगैरह हैं क्या रहती है, ग्रीन रहती है, ये इसे ग्रीन पिगमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जो प्लांट का जो ग्रीन कलर है वो किस वजह से रहता है, क्लोरोफिल की वजह से रहता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट। अब ध्यान रखना है, जो क्लोरोफिल है किस में प्रेजेंट होता है, वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है, वो प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसे हमें ध्यान रखना है कि जो प्लास्टिड है वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, और प्लास्टिड हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर्ड है, और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस है, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो है हमारा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ही बोलते हैं, क्लोरोफिल मतलब ग्रीन पिगमेंट के जो होता है जिसके अंदर। ठीक है, इसके पास भी अपना क्या होता है, डीएनए होता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए है, और प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए है, तो याद रखना है ये हमें। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लास्टिड होता है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक, ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। अब फिर हमारे पास क्या आता है, इसका स्ट्रक्चर आता है कि जो स्ट्रक्चर है प्लास्टिड का वो कैसा होता है। देखो इसकी इमेज ये है, इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसा होता है कुछ कुछ। ठीक है, इसके बाद स्ट्रोमा होता है, जो लिक्विड होता है ना, यहाँ पर ये वाला स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, जो तुम्हें ध्यान रखना है। इसके पास अपना डीएनए होता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, और इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये लेमा है जो यहाँ पे गैप दे रखा है, लेमा बता रखा है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कभी आएगा नहीं इसका, बस ऐसे समझने के लिए ये यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इट कंसिस्ट ऑफ नंबरस मेम्ब्रेन लेयर, कहने का मतलब बहुत सारी नंबर ऑफ मेम्ब्रेन लेयर होती है इसके पास, उसी चीज को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। जो इसके पास बहुत सारी लेयर है ना, उस चीज को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। बहुत सारी नंबर ऑफ लेयर होती है, उसी चीज को इसमें क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखो क्लोरोप्लास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल में ही क्या होता है, क्लोरोफिल के थ्रू ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। ठीक है, अब फिर होता है क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट। अब क्लोरोप्लास्ट के पास ना बहुत सारे क्या होते हैं, येलो और क्या बोलते हैं, ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं, येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं, मतलब कलर जो होते हैं। ठीक है, और ग्रीन कलर तो होता ही होता है हमारे पास। ठीक है, फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, आर प्राइमरली ऑर्गेनल, ये कहने का मतलब प्राइमरी ऑर्गन है हमारा, ऑर्गेनल है जो विच इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च,
ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैनुलर एंड जो होते हैं स्टोर करता है। देखो जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड का मेन फंक्शन यही है, उसमें क्या होता है, स्टार्च स्टोर होता है, ऑयल स्टोर होता है और प्रोटीन स्टोर होता है। अब ये होता किस में है, जो प्लास्टिड का ही पार्ट होता है हमारे पास एक ल्यूकोप्लास्ट, उसके अंदर ये वाली सारी चीजें क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। तो प्लास्टिड में जो स्टोर करता है स्टार्च ऑयल और प्रोटीन, उसका नाम क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। तो ऐसे हमें इसे क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। फिर होता है हमारे पास वोक्यूल, नेक्स्ट आता है हमारे पास वोक्यूल, सेल ऑर्गेनेल। अब वोक्यूल क्या है, वोक्यूल्स क्या होते हैं, स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। ये क्या करता है, ये स्टोरेज का काम करता है। ये क्या करता है, स्टोरेज करता है, सॉलिड और लिक्विड जो कंटेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। इसका फंक्शन क्या है, ये प्लांट सेल वोक्यूल जो होते हैं फुल ऑफ सेल सैप, कहने का मतलब फुल ऑफ सेल सैप, एक लिक्विड होता है, ठीक है, जिससे ये पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं वोक्यूल जो होते हैं। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, जिससे क्या होता है, टर्जिडिटी कहने का मतलब उसके अंदर एक कठोरता और एक शेप बनाई रहती है, ठीक है। रिजिडिटी का मतलब कठोरता उसकी बनी रहेगी, टर्जिडिटी का मतलब कहने का मतलब उसे हम खींच भी सकते हैं, खींचेंगे तो वो क्या होगा, थोड़ी दूर तक खींचेगा, जैसे होता है ना रबड़, इस तरीके से खींचेगी, टर्जिडिटी होती है उसके अंदर, ठीक है। इट स्टोर अमीनो एसिड, ये स्टोर करता है अमीनो एसिड, शुगर और प्रोटीन को ये स्टोर करके रखता है। देखो वोक्यूल भी स्टोर करता है, पर क्या क्या चीज स्टोर करता है, ये तीन चीज स्टोर करता है, अमीनो एसिड और शुगर और प्रोटीन। और जो हमारा प्लास्टिड था वो क्या क्या स्टोर कर रहा था हमारे पास, स्टार्च ऑयल और प्रोटीन को स्टोर कर रहा था हमारे ग्रैनुलर फॉर्म में, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सेल ऑर्गेनेल, और इसी के साथ हमारे पास ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके नोट्स वगैरह जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, एक अगर एक बार में नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक। बहुत इजी तरीके से और बहुत सिंपल नोट्स हैं इसके, इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और बाई चांस ऐसा होता है कई बार एक दो पॉइंट मिस हो जाते हैं, वो अगर रह जाए तो बुक वगैरह से थोड़ा कवर कर लेना।